हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त आपका भाई जितेंद्र एंड जीतू भैया आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही कंप्लीट सेशन लेकर के आने वाला हूं। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी कौन से पार्ट का एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 का लाने वाला हूं। तो आप कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो को देखिए। और अगर मेरे आप पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट का वास्तविक संख्या का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप बहुत मिस कर रहे हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, तो मेरा परिचय पार्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट वास्तविक संख्या का बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे, आपको मिल जाएगा। तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास उपलब्ध हो जाए और आसानी से आप वीडियो देख पाएँ। तो पिछले वाले वीडियोज़ में हम लोग क्या किए थे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में पढ़े थे, ठीक है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, मतलब जो संख्या से रिलेटेड, वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, ये सब सारे के सारे हम लोगों ने क्या किया है, तो डिस्कशन कर लिया बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। तो आज का जो सेशन है क्वेश्चन आंसर का सेशन है। तो मैं थोड़ा सा एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका या उसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग को प्रयोग करना है। और जैसा कि हमने बताया था, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, और r का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए या b से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहाँ पर a को क्या बोलेंगे, तो a को बोलते हैं भाज्य, b को क्या बोलते हैं भाजक, और q को क्या बोलते हैं भागफल, और r को क्या बोलते हैं, तो r को शेष बोलते हैं। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि r का मान हमेशा 0 होना चाहिए या बराबर 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेकिन हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। और हमने ये बताया था कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रक्रिया से या एल्गोरिथम की प्रक्रिया से हम लोग चरणबद्ध तरीके से क्या करते हैं हम लोग, तो HCF निकालते हैं, ठीक है, महत्तम समापवर्तन निकालते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीका है और इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग मसा निकालेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मसा कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी का बुक निकालिए और वहाँ पे देखिए सबसे पहला जो सवाल है एनसीईआरटी का, यानी बीटीबीसी की किताब का, वहाँ पे मिलेगा आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, तो फर्स्ट सवाल है कि 135 और कितना है, तो 225 है, इसका निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चरण 1 करेंगे। और चरण 1 में जो संख्या छोटा हो, ध्यान से समझिएगा, जो संख्या छोटा हो उससे हम लोग डिवाइड देंगे। हमेशा जो संख्या छोटा रहेगा उससे डिवाइड देंगे, किसमें, तो जो संख्या बड़ा रहेगा उसमें। तो बताइए इसमें कौन छोटा है, तो 135 जो है वो यहाँ पे छोटा है और 225 बड़ा है। तो 135 से 225 में दे देंगे। कितने बार में लगेगा ये, एक बार में, क्योंकि 2 बार में लगाएंगे तो 270 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 135 लगा दिए, 0 आ गया, 12 में से 3 गया तो 9 आएगा, ठीक है। और एक में से एक तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो जरा आप गौर से देखें तो यहाँ पे 90 आया। तो प्रक्रिया ये होता है फ्रेंड्स कि शेष हमेशा 0 आना चाहिए और मसा में शेष 0 लाना पड़ेगा। और शेष 0 नहीं आया तो हम लोग लिखेंगे कि चूँकि शेष बराबर नहीं है 0 के, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 225 बराबर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी भाजक कितना है 135 और भागफल कितना है 1 और शेष कितना है 90, ठीक है। हम यहाँ पे क्या देखें कि चूँकि शेष 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग चरण नंबर कौन सा काम करेंगे, 2। और चरण 2 में क्या करेंगे, 90 को हम लोग डिवाइड देंगे कितना से, 135 में। पहले तो हम लोगों ने इतना से इतना में डिवाइड दिया तो 90 आया। अब 90 से फिर देंगे 135 में, तो एक बार में 90, फिर कितना आ गया 45। अब फिर लिखेंगे कि चूँकि 135, फिर हम लोग क्या लिखेंगे
कि 135 जो है वो लिखा हुआ है 90 गुना 1 प्लस कितना 45, और हम लिख देंगे कि चूँकि शेष जीरो नहीं है, शेष बराबर नहीं है जीरो के, इसलिए अब शेष जीरो बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, चरण नंबर 3 करेंगे। अब तीसरा चरण में क्या होगा, 45 से डिवाइड दे देंगे किसमें 90 में, तो 2 बार में अगर देखा जाए ये कट गया यानी कि शेष कितना आ गया जीरो, तो हम लिखेंगे क्या 90 बराबर इतना बराबर 45 गुना 2 यानी कि A बराबर B इंटू क्यू प्लस R यानी जीरो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चूँकि शेष बराबर है जीरो के, शेष जो है वो जीरो के क्या है बराबर है, तो इसलिए अगर शेष जीरो आए तो हम काम करना बंद कर देते हैं और HCF आ गया 135 और 225 का, और वो कितना आया, तो जिस भी भाजक पर जिससे भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आया वो उसका HCF कहलाएगा, यानी HCF 135 और 225 का कितना आ गया 45 आ गया, यही इसका आंसर आया। ठीक है, तो कितने चरण इसमें लगे, कितने प्रक्रिया लगे इसमें, तो 1 चरण 2 चरण 3 चरण, माने 3 चरण में ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तब तक के लिए आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर इसी को हम मूव करें, 1 का सेकंड, वन का सेकंड क्या है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट में है, दिया गया क्वेश्चन में है 196, 196 और 38,220। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चरण 1 करेंगे, और चरण 1 में हम लोग 196 से डिवाइड देंगे 38,220 में। कितने बार में लगेगा, 2 बार में तो लगेगा नहीं, 1 बार में लगाएंगे तो 196 आएगा, 12 में से 6 गया तो 6 आया, और यहाँ पे बचेगा कितना, तो 17 में से 9 चला जाएगा तो 8 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 186। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग उतार लेंगे 2। ठीक है, जब तक हम लोग डिवाइड सिंपल नहीं दे दें, भागा नहीं दे दें, हम आगे के चरण में नहीं चलेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, बस आप कंसंट्रेट होकर के और पे कॉपी और पेन निकाल करके सॉल्व करते रहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम कितना बार में लगाएंगे, तो 196 को अगर आप 6 बार लगाते हो, देख लेते हैं गुना करके, तो 6 छक्के 36 के 6 बचा 3, 9 छक्के 54, 3 57 के 7 बचा 5, 6 5 11, 1176, जो कि बहुत कम आया है इससे। तो हम क्या करते हैं, 196 को 9 बार में लगाते हैं, 9 छक्के 54 के 4 बचा 5, 9 9 81, 5 86 के 6 बचा 8, और 9 8 कितना आ गया 17, मतलब 9 बार में लगेगा और 1764 आएगा। घटा दीजिए, तो घटाने पे 12 में से 4 गया तो 8 आएगा, और 15 में से 6 गया तो 9 आएगा, 7 में से 7 गया तो 0 आएगा, यानी 98 आ गया। फिर से यहाँ पे 0 उतार देंगे हम लोग। ठीक है, ये सब जो काम है ना, ये वाला वो रफ काम है। ठीक है, अब फिर हम लोग कितना बार में लगाएंगे, अगर 196 में अगर 5 बार में लगाते हैं, 6 5 के 20 0, और 9 5 45 48 का 8 बचा 4, 5 4 9, यानी कि ये तो कमाल हो गया यार, कट गया भाई। ठीक है, 980 बार में तो ये कट गया, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पे शेष कितना आ गया 0। तो ज़रा आप ध्यान से देखें, तो ये एक ऐसा प्रश्न आया है कि डिवाइड करने पर इसका शेष कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखेंगे 38,220 बराबर, यानी भाज्य बराबर भाजक 196 गुना भागफल 195 प्लस शेष का वैल्यू 0। क्या लिखेंगे कि चूँकि शेष जो है ना वो 0 आ गया, शेष 0 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, HCF, किसका HCF 196 और 38,220 बराबर कितना आ गया, तो बराबर आ गया 196। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल आएंगे जो कि आगे चरण जाएगा ही नहीं। ठीक है, आपको एक ही चरण या 2 चरण में कंप्लीट हो जाएगा, तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं पे हम लोग आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसका तीसरा सवाल देख लेते हैं हम लोग, 3rd नंबर का क्वेश्चन, 1 का 3rd। 1 का 3rd क्या है, तो 1 का 3rd है, फर्स्ट का 3rd लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 867 और
255, ठीक है। 867 और 255 क्या है? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो तो पहले आ गया है बड़ा पार्ट और उसके बाद आ गया है छोटा पार्ट, तो क्या करेंगे हम इसमें? तो 867 और 255 आ गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो पहले हम लोग छोटा से ही डिवाइड देंगे। यानी कि केस नंबर 1, देखिए केस लिखिए, चरण लिखिए, प्रक्रिया लिखिए, कुछ भी लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे चरण नंबर 1 से, और चरण नंबर 1 में 255 से भागा देंगे 867 में। केस नंबर 1 में कितना बार में लगेगा? अगर 3 बार में लगाते हैं तो 5 × 15 के 5 बचाए, फिर 15 × 16 6 बचाए, 6 और 1 7, 765। 3 बार में 765, 2 7 में से 5 गया तो 2, 6 में 6 गया तो 0, 8 में 7 गया तो 1 आया, ठीक है। तो 102, तो चूँकि 867 बराबर, अगर हम देखें यहाँ पे तो इतना गुना इतना प्लस इतना होगा, 867 बराबर तो 255 गुना 3 प्लस 102 प्लस 102। तो अगर हम इसमें बात करें तो लिखेंगे क्या कि चूँकि शेष जो है वो 0 के बराबर नहीं है, शेष बराबर नहीं है 0 के, 102 0 के बराबर नहीं है। अब शेष 102 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? केस नंबर 2 करेंगे। और केस नंबर 2 में क्या होता है? 102 से डिवाइड करेंगे 255 में, तो क्या करेंगे? 2 बार में लगाएंगे, 2 2 4 और 0 हो जाएगा, और 204 आएगा कितना यहाँ से घट के? 51 आएगा। अब हम फिर से वही प्रक्रिया करेंगे, 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51, ठीक है। अब फिर देखें हम लोग कि शेष 0 नहीं आया है, क्योंकि शेष जो है वो बराबर नहीं है 0 के, इसलिए केस नंबर कौन सा काम करेंगे? 3 काम करेंगे। और केस नंबर 3 में 51 से लगाएंगे 102 में, तो 2 बार में 102 कट गया, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया, शेष 0 आया, ठीक है। तब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो चूँकि 102 बराबर 51 गुना 2 और प्लस में शेष कितना है? 0 है। तो चूँकि शेष बराबर क्या? 0 आ गया, शेष 0 है, तो इसलिए HCF, किसका HCF? तो जिस भी भाजक पर 51 पर शेष 0 आ गया, का मतलब है कि 51 इसका HCF होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा पार्ट है, तो 51 इसका HCF होगा, तो 867 और 255 का HCF कितना आ गया? तो 51 आ गया, ये आंसर आ गया। यहाँ तक समझ में आया? तो आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन निकाल के इसको रिवीजन करते जाइए और वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक में 3 ही सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट्स कि आप 2 से देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ऐसे सवाल एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिला करते हैं, ठीक है। अगर लगातार साल में ना पूछे तो 1 साल बीच करके, 2 साल बीच करके ऐसे सवाल जरूर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे सवाल को आप छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। आसान सा सवाल है, बस समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, प्रूफ क्या करना है? साबित करना है कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 बता देना है कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 एक विषम पूर्णांक है। मतलब विषम पूर्णांक है, इसका ये मतलब है कि आप q का मान यहाँ पे कुछ भी बैठाइएगा, q का मान कुछ भी बैठाइएगा, अगर मान लिया जाए 0 भी बैठाइएगा, 1 2 3 कुछ भी बैठाइएगा, तो हमेशा एक विषम संख्या आएगा। विषम संख्या के बारे में पता है ना? वैसा संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटे, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। आप बूढ़े हो जाओगे लिखते लिखते, लेकिन नंबर नहीं कमेगा। तो ये सब संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, q का मान अगर 0 बैठा देंगे तो 6 गुना 0 0 आएगा, और 0+1 कितना आएगा? 1, यानी 6 गुना 0+1 यानी कितना आ गया? 1 आ गया, विषम संख्या है। और इसी में q का मान अगर 1 भी बैठाते हैं तो 1 बैठाएंगे तो 6 कम 6 और 1 7, 20 भी बैठाइएगा तो 6 गुना 20 + 1, 6 दूना 12 यानी 120 और 1 121,
जितना भी ये सब संख्या आ रहा है सब विषम संख्या आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी बैठा के देखिए, 6 गुना क्यू का मान लीजिए 40 बैठाते हैं, तो 6 चौके 24, 240 और 3 243, तो कहीं ना कहीं ये भी 2 से नहीं कटेगा। तो दुनिया का कोई भी नंबर अगर आप इसमें बैठा दीजिएगा तो हमेशा एक विषम संख्या आएगा। तो वही हमको प्रमाणित कर देना है कि आया कहाँ से, इसको प्रूफ करना है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। जो हम लोग को प्रूफ करना रहता है उसी को हम लोग मान लिया करेंगे, ठीक है। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए को हमने क्या किया है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अगर देखें तो ये बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू 0 से बड़ा है लेकिन बी से क्या है, छोटा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है सबको, ऑडियो वीडियो क्लियर ना। एक सेकंड स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी यार चेक कर लूँ। चलिए अब ठीक ठाक है। चलिए यहाँ पे r का मान 0 से बड़ा और b से क्या है, छोटा है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो हमें प्रूफ करके लाना है वो लाना है 6q + 1, 6q प्लस कितना 3, 6q + 1 के बाद 6q + 3 लाना है ना, हाँ, और 6q प्लस कितना लाना है, 5 लाना है। तो ज़रा आप गौर से देखें तो यहाँ पे q के बगल में कितना है स्टूडेंट्स, 6 है ना। जो भी q के बगल में रहेगा आपको उसको मान लेना होगा, ठीक है। q के बगल में जो कुछ भी नंबर रहेगा आपको उसको क्या करना होगा, मान लेना होगा। तो बताइए q की जगह पे यहाँ पे क्या है, q के बगल में 6 है ना, तो यहाँ पे q के बगल में b है, तो मानना होगा कि माना कि या फिर लिख देंगे यदि b बराबर 6। अपने मन से लेंगे क्वेश्चन को देखते हुए, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 4 वाला प्रूफ करना रहेगा तो 4 लेना होगा, 5 वाला प्रूफ करना रहेगा तो 5 लेना होगा, ठीक है। तो मान लिया जाए b बराबर कितना ले लिए हम लोग, 6 ले लिए। अब b का मान 6 लेंगे तो हम लोग इसके हिसाब से काम करेंगे। तो कैसे काम करेंगे, तो जहाँ r का मान इस केस में था 0 से बड़ा था और b से छोटा था, लेकिन b का हमने क्या ले लिया है, 6। अब इसका मान क्या होगा भाई, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि r का मान बड़ा होगा या बराबर होगा, r का मान बड़ा होगा या बराबर होगा, किससे, 0 से, लेकिन 6 से छोटा होगा। तो यहाँ पे r का मान 0 हो सकता है बराबर होने के कारण, 1 हो सकता है क्योंकि 0 से बड़ा लेना है ना, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इससे छोटा लेना है भाई। समझ में आई, नहीं समझ में आया, फिर से देखो, r का मान 0 से बड़ा लेना है, ये बड़ा का साइन होता है, या बराबर लेना है, 0 से बड़ा या बराबर लेना है, लेकिन 6 से क्या करना है, छोटा लेना है। क्लियर। तो यहाँ पे r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ले लिए। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या लाना है, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये लाना है। तो अब r का मान हम एक बार 0 बैठाएंगे, किसमें बैठाएंगे, इसमें, ये वाले में, ठीक है, बैठा देंगे अगर यहाँ पे। तो b का मान जब 6 बैठाएंगे तो ये बराबर एक हमारा नया बन जाएगा 6q प्लस कितना, 6q + r। b का मान जब 6 बैठाएंगे तो 6q + r हो जाएगा ना। अब बैठाएंगे जब r बराबर 0, तो r बराबर 0, तो इसलिए a बराबर आ जाएगा 6q, a बराबर 6q + 0 यानी कि 6q ना। अब जरा गौर से देखिए, a को हमने क्या माना है, विषम पूर्णांक, लेकिन 6q के रूप में आया है। तो q का यहाँ पे कोई भी नंबर बैठाइएगा तो ये विषम नहीं आएगा भाई। जैसे q का मान 20 ले लो, तो 20 में 6 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, 120, और 120 सम संख्या है ना कि विषम संख्या है। q का मान 2 बैठा दो तो 6 दूना 12, देखो ना, 2 बैठाओगे तो 12, 3 बैठाओगे तो 18, 4 बैठाओगे तो 24, डॉट डॉट डॉट। क्या ये विषम संख्या है, नहीं, ये कैसा संख्या है, सम संख्या है। इसलिए ये हमेशा क्या बन रहा है, सम संख्या बन रहा है, ये हमेशा क्या बन रहा है, सम संख्या बन रहा है, जो कि क्या है,
असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ए को हमने क्या माना है, विषम माना है, और इधर में क्या आ रहा है, सम आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या माने हैं, असंभव माने हैं। जब आर का मान अभी 0 बैठा है, अब आर का मान कितना बैठा देते हैं 1, तो इसलिए ए बराबर हो जाएगा 6q + 1। तो 6q + 1 यानी कि ये जो होगा वो कैसा संख्या होगा, तो कैसा पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा। और ये वाला संभव है क्या, संभव है, संभव है क्योंकि ए को हमने क्या माना है, विषम पूर्णांक माना है। और 6q + 1 दुनिया का कोई भी नंबर बैठा होगे तो ये हमेशा विषम आएगा, और विषम नंबर के बराबर हो सकता है, यानी कि ये क्या है, संभव है। क्लियर। अब फिर जब r का मान लेते हैं 1 की जगह पर, फिर कितना बैठाते हैं 2, तो ए बराबर हो जाएगा 6q + 2। और 6q + 2 कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। और ज़रा सा गौर से देखिए, ए जो है वो हम क्या माने हैं, विषम पूर्णांक माने हैं, और ये वाला सम पूर्णांक है, इसलिए ये वाला जो है क्या होगा, असंभव होगा, क्योंकि कभी भी विषम और कभी भी सम दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग लेंगे जब r बराबर 3, क्योंकि r का मान 0 से लेके कहाँ तक बैठाना है, 5 तक ना, तो 3 बैठाएंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q + 3। और 6q + 3 कैसा पूर्णांक है, विषम है, तो ये क्या है, संभव है क्या, संभव है, तो हम लिखेंगे संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि a को हमने विषम माना है और ये भी विषम है। ठीक है, वीडियो सब ठीक ठाक है ना। चलिए थोड़ा सा कट रहा है इधर, मैनेज कर लीजिए आप लोग। और फिर हम लोग बैठाएंगे जब r बराबर मान लेते हैं 4 बैठाएंगे, तो इसलिए a बराबर हो जाएगा 6q + 4, a बराबर हो जाएगा कितना 6q + 4। और 6q + 4 कैसा पूर्णांक है, सम है, और सम है तो ये क्या होगा, असंभव होगा। क्यों, क्योंकि a यहाँ पे है विषम और ये वाला आएगा सम। ये वाला कुछ भी मान बैठा के देख लो, हमेशा सम संख्या अगर जुटा हुआ मिलेगा तो भाई वो सम ही होगा। तो ये विषम है, ये सम है, तो कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हम क्या बोले, असंभव। अब लिखेंगे जब r बराबर कितना 5, तो इसलिए a बराबर हो जाएगा 6q + 5। ठीक है, a बराबर 6q + 5, और 6q + 5 जो है वो कैसा है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, और विषम पूर्णांक है मतलब संभव होगा। क्यों संभव हो सकता है, क्योंकि a भी है विषम पूर्णांक। ठीक है, ए भी क्या है, विषम पूर्णांक है, और ये वाला भी विषम पूर्णांक है। यानी हमने क्या देखा कि ये वाला में असंभव हो गया सम वाला, ये वाला में असंभव हो गया सम वाला, लेकिन 6q + 1 पॉसिबल है, 6q + 3 पॉसिबल है, 6q + 5 पॉसिबल है। यानी हम क्या कहेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है, रूप का हो सकता है। गॉट इट। तो ये रहा, एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि साबित करें, सिद्ध करें कि जितना भी विषम पूर्णांक है ना वो 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर होता है bq + r, परिचय वाला पार्ट में आप पढ़ लीजिएगा जा करके। यदि b बराबर हमने 6 बैठा है, क्यों बैठा है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है वो b का मान 6 लाना है। ठीक है, तो b का मान हमने 6 बैठाया, जहाँ r का मान 0 से लेकर b तक था, लेकिन जब हम b का मान 6 बैठाएं तो यहाँ 6 हो गया। तो 6 हो गया मतलब r का मान 0 से बड़ा लेना है या बराबर लेना है, लेकिन 6 से छोटा। तो r का मान 0 बैठा दिए, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी कि 6 से छोटा में कौन कौन हो सकता है, 5 तक हो सकता है ना। तो यहाँ बैठाएं। अब r का वैल्यू फिर हम 0 यहाँ पे पुट आउट किए, तो r का वैल्यू जब 0 पुट आउट किए तो हो गया 6q यानी कैसा, सम पूर्णांक, लेकिन a कैसा है, विषम। q का मान कुछ भी बैठाओगे तो हमेशा सम ही आएगा। देख लो, q का मान 2 बैठाओगे तो ये 12 आएगा, 3 बैठाओगे तो 18 आएगा, 4 बैठाओगे 24 आएगा, यानी सम आ रहा है। ये विषम है, ये सम है, लेकिन कभी भी विषम संख्या सम के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो गया, असंभव हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, r का मान हमने कितना बैठाया यहाँ पे, तो 1 बैठाया। तो 1 बैठाने पे देख लो, q का मान अगर 2 बैठाते हैं तो 6 दूना 12 और 1 13 विषम आ रहा। q का मान 3 बैठाओ तो 6 3 18 और 1 19। 0 भी बैठाओगे तो 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0 0 + 1 1, यानी विषम आ रहा है। इसका मतलब है क्या कि ये भी विषम है, ये भी विषम है, यानी विषम बराबर हो सकता है, इसलिए हम क्या माने इसको,
संभव। फिर इसी प्रकार से r का मान 2 बैठाने पे क्या हो गया, असंभव। r का मान 3 बैठाने पे क्या हो गया, r का मान 3 बैठाने पे विषम आया यानी संभव, 4 बैठाने पे असंभव, 5 बैठाने पे संभव। इसका मतलब है 3 गो संभव वाला आया है और 2 गो असंभव वाला आया है। तो संभव वाला कौन कौन हो गया, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का हो सकता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। प्रूफ हो गया। इसी को हम लिख देंगे कि ये हो गया प्रूव्ड। तो आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको रिवीजन करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे के सेक्शन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग उसको भी। थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा मगर घबराना नहीं है, चाय कॉफ़ी लेके बैठना है, ठीक है, और चाय का चुस्की लेते जाना है, बनाते जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। 616 को टोटल सदस्य है, कुल सदस्यों की संख्या कितना है, 616 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 3 है। सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या, कुल संख्या कितना है, 616 है। और टुकड़ी कितने का लेना है, तो वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, ठीक है। आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितना लेना है, तो सदस्यों की संख्या लेना है 32। सदस्यों की संख्या कितना लेना है, 32। आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या लेना है 32, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स कि हमें बताना है कि दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताइए, मतलब प्रत्येक समूह में क्या होना चाहिए, बराबर बराबर आर्मी होना चाहिए। तो उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जब भी देखिए अधिकतम के बारे में बात हो, अधिकतम निकालना हो, तो याद रखिएगा अधिकतम हमेशा HCF से निकलता है, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है कि यहाँ से हमको HCF निकालना होगा और LCM में हमेशा कहेगा लोवेस्ट, न्यूनतम निकालने के लिए। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिकतम क्या हो सकता है, तो अधिकतम क्या हो सकता है, तो अधिकतम के लिए हमको HCF निकालना होगा, ठीक है ना। गॉट इट ना, समझ में आ रही है ना बात। तो हम लोग को क्या करना होगा, इसमें क्या करना होगा, HCF निकालना होगा, ठीक है, दैट्स ईजी। अब देखते हैं HCF निकालते हैं हम लोग। HCF कैसे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो लिखेंगे क्वेश्चन में निकालना है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए, अधिकतम संख्या के लिए 616 और 32 का HCF प्राप्त करना होगा, HCF प्राप्त करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकालते हैं। केस नंबर कौन सा लेंगे, 1 लेंगे, और केस 1 में क्या करेंगे, 32 से भाग देंगे 616 में। तो 2 बार में नहीं लगेगा, 1 बार में लगेगा 32। 11 में से 2 गया तो 9 आ गया, और 5 में से 3 गया तो 2 आ गया। फिर यहाँ पे 6 उतारेंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि 8 बार में लग सकता है, तो 8 दूना 16 के 6, 8 3 की 24 और 1 25, 256 आ गया ना भाई। 9 बार में लगा के देखते हैं, कम आया ना ये थोड़ा, तो 9 दूना 18 के 8 बचा 1, 9 ते 27 और 1 28। हाँ 9 बार में कटेगा ये, यानी कि अगर हम यहाँ 9 बार में लगा देते हैं तो 288 आ जाता है। तो 16 में से 8 गया तो 8, और हाँ चलो ये 8 आया। तब 8 आया तो हमने क्या देखा कि 616 बराबर, यानी इतना बराबर इतना गुना इतना, 32 गुना 19 प्लस 8। और हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि चूँकि शेष 0 के बराबर नहीं है, शेष बराबर नहीं है 0 के, इसलिए केस नंबर कौन सा, 2, केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में 8 से हम 32 में लगाएंगे, 4 बार में कितना आ गया, तो ये कट गया, ठीक है। अब कट गया यानी कि रिमाइंडर कितना है, 0। तो लिखेंगे क्या कि चूँकि 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0,
यानी कि HCF 0 आ गया ना शेष, यहाँ पे लिख देंगे कि चूँकि शेष बराबर 0, शेष बराबर 0, इसलिए HCF कितना आया, किसका किसका, 616 और 32 का, 616 और 32 का HCF आ गया है कितना, 8। मतलब स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 आ गया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टोटल 5 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चंस और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 में चलेंगे कि 4 नंबर सवाल क्या है। तो 4 नंबर सवाल है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 4 नंबर सवाल, 4 नंबर में बता देना है कि साबित करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 होता है। तो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मान लेते हैं कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए x बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसलिए अब हम कहाँ से चलेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर हम चलें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि x बराबर BQ प्लस R। ठीक है, x बराबर BQ प्लस R, चाहे तो हम a बराबर BQ प्लस R लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर हमको क्या करना होगा, a मानना होगा। ठीक है, तो आप ना x मानो, a मानो, y मानो, c मानो, d मानो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर BQ प्लस R होगा, जहाँ पे R का वैल्यू 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। तब हम अपने मन से, चूँकि हमको प्रूफ करके लाना है 3, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 मान लेंगे। जब b बराबर 3, जब b बराबर हम कितना ले लेते हैं 3, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस R। इसका मतलब है कि R का मान अब 0 से लेकर के 3 तक होगा, यानी कि 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा होगा, तो इसलिए R का मान 0, 1, 2। अब आप लोग ये सोचोगे कि सर आपने यहाँ पे 3 क्यों बैठा दिया, क्योंकि क्वेश्चन के हम लोग सिचुएशन को रीड करेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हम लोग 0, 1, 2 आया ना, तो R का मान हम 0 बैठा देते हैं। तो जब R का मान 0, तो x बराबर आ गया 3q, और 1, 2, जब R का मान 0, 1, 2, तो x बराबर आ गया 3q, और फिर x बराबर आ जाएगा 3q प्लस 1, और फिर x बराबर आ जाएगा 3q प्लस 2। लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना है, साबित कर देना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा ना, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो हमेशा 3m या 3m+1 के रूप का आएगा। प्रूफ करके लाना है कि जो उसका वर्ग है वो 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, x का मान 3 हुआ आया ना, एक आ गया 3q, एक आ गया 3q प्लस 1, एक आ गया 3q प्लस 2। तो लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, यहाँ पे लिख देते हैं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, x की जगह पर x स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 3q का होल स्क्वायर,
और 3q का होल स्क्वायर आ जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, तो 9 इंटू क्यू स्क्वायर। अब इस 9q स्क्वायर को हम लिखेंगे 3 इंटू 3q स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर बराबर 3m लिखेंगे। ठीक है, वर्क किए तो 3 का स्क्वायर 9 आया ना। अब इस 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 गुना 3 और क्यू स्क्वायर को छोड़ दिए और 3q स्क्वायर को हम m मान लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे जहाँ 3q स्क्वायर बराबर हमने क्या लिया है, m माना है। तो एक आ गया हमारा। इसी तरह के तरीके से चूँकि x बराबर है 3q + 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो 3q + 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये वाले कंडीशंस में यहाँ पे एक हमारा प्रूफ हो गया, ये वाला एक प्रूफ हुआ है। और कैसे प्रूफ हुआ है, जब 3q स्क्वायर को हमने क्या माना, m मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे 3q + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, यानी कि 3q का होल स्क्वायर + 2ab यानी 2 इंटू 3q इंटू 1 + b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे 3q का स्क्वायर आ गया 9q स्क्वायर और 3 दूना 6q और प्लस में कितना आ गया 1। अब फिर यहाँ से हमको जो प्रूफ करके लाना है वो लाना है 3m और 3m + 1। तो 3m वाला तो आ चुका है, इसका मतलब है कि इसको लाना होगा। और इसको कैसे लाएंगे, तो इसको हम यहाँ से ऐसे लिख देंगे, 3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा ये 3q स्क्वायर + 2q। ये दोनों से केवल ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, इससे हम कॉमन ले लिए हैं 3, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 2q बचेगा और प्लस में कितना है यहाँ पे 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को हम 3 इसको मान लेंगे m और प्लस 1, जहाँ पर 3m + 1 तो हुआ लेकिन इसको हम m माने हैं, जहाँ पे हम लिख देंगे बगल में कि जहाँ 3q स्क्वायर + 2q बराबर हमने क्या माना, m माना। चलिए अभी तो हम लोगों ने इसका काम किया ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका काम करेंगे। पुनः x बराबर है कितना, 3q + 2 है। अब इसका फिर से वर्क करेंगे हम लोग, तो वर्क कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर ना। एक सेकंड, इसको ज़रा मैं सेटअप कर दूं। चलिए सब ठीक ठाक ना। चलिए अब यहाँ से अगर देखें तो 3q + 2 का फिर से हम वर्क करेंगे। अब पूरा दिख रहा होगा आप लोग को। तो x का स्क्वायर बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर, 3q + 2 का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। अब 3q + 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9q स्क्वायर, मतलब इसको तोड़ देंगे + b का होल स्क्वायर पे, तो 3q का स्क्वायर + 2ab, तो 2 इंटू 3q इंटू b और + b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3q का स्क्वायर कितना आ गया, 9q स्क्वायर और प्लस 3 दूना 6 दूना 12q और प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4। यहाँ से हम इसको लिखेंगे क्या, 3 कॉमन ले लेंगे, लेकिन हम इसको पहले एक बार और सेटिंग करते हैं। 9q स्क्वायर + 12q + 3 + 1 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3q स्क्वायर + 4q + 1, 3 यहाँ तीनों से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे 3q स्क्वायर, यहाँ से 3 लेंगे तो 4q, यहाँ से लेंगे तो 1 और प्लस में कितना बचेगा 1। ये जो आया है वो किसका मान आया है, x स्क्वायर का आया है। किसका मान आया है, x स्क्वायर का। तो हमने क्या देखा कि x स्क्वायर बराबर 3, और इसको मान लेते हैं पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक m मान लेते हैं, इतना + 1 हो गया। जहाँ पर m बराबर हो गया 3q स्क्वायर + 4q + 1। तो हम लोगों ने देखा कि 3 कंडीशंस में x का मान को स्क्वायर कर दिए तो 3 अलग अलग मान प्राप्त हुआ है ना। जैसे हम लोगों ने देखा क्या कि एक प्राप्त हुआ 3m, एक आ गया 3m + 1। अतः किसी भी संख्या का वर्ग प्रूफ करके लाना था हमें क्या,
कि यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए धनात्मक पूर्णांक किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया प्रूव्ड, प्रमाणित हो गया, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सबसे अंतिम सवाल में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में क्या लाना है? तो 5 में प्रूफ करके लाना है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दर्शाइए, यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो मान लेंगे सेम तरीके से, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लेते हैं x कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयका से a बराबर BQ प्लस R होता है, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? x, जहाँ R का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन b से छोटा होना चाहिए। तो देखो, हमें जो प्रूफ करके लाना है वो लाना है 9m+1 या 9m+8 के रूप का। तो हम जैसे कि अभी तक सवाल में बताए हैं आप लोगों को कि अगर m के बगल में 9 है तो 9 बैठा दीजिए। तो सोचो भाई, अगर हम मिस्टेक से या फिर जानबूझ करके m के बगल में 9 है और यहाँ b की जगह पर 9 बैठा देते हैं, तो यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक होगा। 0 से लेकर कहाँ तक होगा? 9 तक होगा। मतलब r का मान 0 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितने बार बनाना पड़ेगा? 9 बार बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब 9 बार अगर बनाओगे ना, समय बहुत ज़्यादा लगेगा। एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, 4 5 6 7 8 और इस सबका घन करेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। मतलब जब r का मान 0 से लेकर 8 तक बैठाएंगे भाई, तो 9 केस हो जाएगा ना। 9 केस का फिर घन करेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे और हमको दिखाना पड़ेगा फिर 9m+1 9m+8। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना b बराबर 3, क्या मान लेते हैं हम लोग? 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो जब 3 मानेंगे तो x बराबर, इसलिए 3q और प्लस कितना r, जहाँ r का वैल्यू 0 से लेके बड़ा लेकिन 3 से क्या होगा? छोटा, यानी r का मान 0 लेंगे, 1 लेंगे और क्या लेंगे? 2 लेंगे, क्योंकि 3 से छोटा ही लेना पड़ेगा ना। तो 0 1 और 2। तो देखो, 1 केस 2 केस 3 केस, 3 केस में काम सिमट जाएगा। लेकिन अगर वही आप अगर पहले वाला लंबा प्रोसेस लगाते हो तो आपको 9 केस करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता इतना बड़ा केस हो जाए, ठीक है। तो आप लोग को ना समझना होगा। यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे? r का मान जब 0 बैठाएंगे, r का मान 0 बैठाएंगे, तो r का मान हम यहाँ पे 0 बैठाएंगे स्टूडेंट्स। तो जब, एक सेकंड ब्लैक यूज़ कर लेते हैं, जब r का मान 0, तो इसलिए x बराबर आ गया 0 और 1 और 2 अगर बैठा दें, r का मान 0 बैठाएंगे पहले, फिर 1 बैठाएंगे, फिर 2 बैठाएंगे, तो x का मान आ जाएगा एक बार 3q, एक बार आ जाएगा एक बार 3q प्लस 1 और एक बार आएगा x बराबर 3q प्लस 2। कितना हो गया? 3 वैल्यू ना। अब हम लोग घन करेंगे, लिखेंगे क्या? सभी स्थितियों में घन करने पर, सभी स्थितियों में घन करने पर। अब हम लोग घन करेंगे तो x का होल क्यूब सबसे पहले लगाएंगे, x का होल क्यूब। अब x का होल क्यूब मतलब 3q का होल क्यूब, और 3q का होल क्यूब आ जाएगा 27q क्यूब, और 27q को लिखेंगे हम लोग 9 × 3q क्यूब। क्यों? 9 × 27
और क्यू क्यू है तो क्यू क्यू, और इसको लिख देंगे हम 9m, जहाँ m बराबर 3q, जहाँ m बराबर क्या 3q। ठीक है। अब फिर हम लोग कंडीशन करेंगे पुनः, अगला कंडीशन क्या करेंगे कि x बराबर है 3m 3q + 1 है, तो हम यहाँ पे xq निकालेंगे, तो 3q + 1 का क्या होगा होल क्यूब। ये फार्मूला लगेगा a + b के होल क्यूब। अब a + b का होल क्यूब क्या होगा, तो a + b का होल क्यूब आप लगाओगे ना, तो a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3a² b + 3ab², तो a³ + b³ + 3a² b यहाँ पे लगाते हैं। x³ बराबर 3q का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब + 3a² यानी 3q का स्क्वायर इंटू b + 3ab² यानी 3q इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, पता चल रहा है ना आप लोग को। 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख देते हैं हम प्लस 3a² b + 3ab² यानी 3q इंटू 1 का स्क्वायर। तो x³ बराबर 3 का होल क्यूब आ जाएगा 27q और 1 का होल क्यूब 1 और 3 का स्क्वायर 9 9 × 27 q² और प्लस 3 × 9 और यहाँ पे आ जाएगा कितना q। अब ना इसको हम लोग 1 को लास्ट में लिखेंगे, 27q को एक साथ लिख दिए हैं, 27q² को एक साथ लिख दिए हैं, 9q को एक साथ लिख दिए हैं, प्लस 1 को हम बाद में लिखे हैं। और यहाँ से देखिए 9 कॉमन आएगा, तो 9 कॉमन आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3q और यहाँ पर आ जाएगा 3q², यहाँ पर आ जाएगा 9 केवल कॉमन लेंगे तो q आएगा और प्लस 1 आएगा। अब इसको हम लिखेंगे 9 × m और प्लस कितना 1, जहाँ m बराबर 3, जहाँ पर 3q³ + 3q² + q बराबर कितना है m है। तो एक बार यहाँ पे आया 9m और एक बार आया है 9m + 1। ये कब आया है, जब इतना बराबर हमने क्या माना है m माना है। ठीक है, दिख रहा ना आप लोग को। चलिए यहाँ तक सही है। अब हम लोगों ने इसका काम किया, अब इसका काम करते हैं, क्योंकि हमको लाना है 9m + 1 और 9m + 8 लाना है। तो हम लोग अगला केस करेंगे, यहाँ से ये वाला केस करेंगे। देखेंगे क्या, अतः अंत में x बराबर कितना है 3q + 2 है, तब इसका फिर से हम होल क्यूब निकालेंगे, तो 3q + 2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो x³ बराबर आ जाएगा 3q का होल क्यूब + 2 का होल क्यूब + 3a² यानी कि 3q का होल स्क्वायर इंटू b + 3ab², एक ही जगह पर 3q इंटू b² यानी कि 2 का स्क्वायर। तो x³ बराबर 3 का होल क्यूब आ जाएगा 27q³ और 2 का होल क्यूब आ जाएगा 8 और 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 18 × 54। ठीक है, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 × 27, 27 दूना 54 और q का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा q² और 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12 बढ़ती आई 36 और यहाँ पे कितना आ जाएगा q आ जाएगा। तो अब इसको सजा के लिखिए, x³ बराबर 27q³ को रहने दो, 54q² को रहने दो, 36q को भी रहने दीजिए और यहाँ पे कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम 8 लाना है हमको क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन आप पढ़िए, वहाँ पे लास्ट में है 3, लास्ट में जो लाना है वो 9m + 8 लाना है। ठीक है, ये लाना है ना, लास्ट में जो लाना है वो 9m + 8 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ पे 3q³ और यहाँ बचेगा 9 से भागा देंगे तो 9 × 6 = 54, 9 से भागा देंगे तो 9 × 6 = 36, 4q और प्लस में कितना 8। यानी हम बात करें कि x³ बराबर 9 × m, अब इसको हम पूरा को m मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक को हम m मान ले रहे हैं। ठीक है, तो 9m + कितना आ गया 8, जहाँ पर 3q³ + 6q² + 4q बराबर हमने क्या माना है m माना है। तो हमने क्या देखा कि एक तो हमारा आ गया ये वाला कंडीशन में, ठीक है, प्रूफ हो गया, एक आ गया हमारा ये वाला कंडीशन में प्रूफ हो गया, और एक हमारा आ गया है इस कंडीशन में प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आ गया ना, एक आ गया है 9m, एक आ गया है 9m + 1 और एक आ गया 9m + 8। यानी कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का घन, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन
किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन हमेशा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया प्रूफ और ये सेशन रहा आज का सबसे अंतिम सेक्शन रहा आपका, ठीक है। और हमें पूरा यकीन है कि अगर आप ये सेक्शन को बढ़िया से अगर आप देखोगे, ये सब जितने भी पार्ट्स आपके दिखाई दे रहे हैं, ये सब सारे सेक्शन को अगर बढ़िया से कंप्लीट करोगे तो एक भी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में नहीं छूटेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टेक केयर योरसेल्फ और सारे रिवाइज करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो अंत में मैं बोल रहा हूँ, कोऑपरेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है। टेक केयर योरसेल्फ, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, यानी कि अगले एक्सरसाइज में, ठीक है। बाय।